नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको जम्मू कश्मीर के जंगलों में हुए एनकाउंटर का ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो आतंकियों में सेना के डर को और बढ़ा देगा। इस बीच आज डोडा से दुखद खबर भी आई है, जहां दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। हालांकि इस एनकाउंटर में एक आतंकी भी मारा गया है। इसके बाद कोलकाता के रेप और मर्डर केस में अब सबूतों से छेड़छाड़ का दावा किया जा रहा है। वैसे आज ये केस सबूतों और आरोपियों के साथ सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। आज राहुल गांधी ने भी इस केस में अस्पताल और प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए हैं। इसके बाद आपको एक बहुत दिलचस्प कुंजी पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर भी दिखाएंगे। कैसे अरशद और उनके गोल्ड मेडल का पाकिस्तान में तमाशा बनाया जा रहा है। कार, कैश और गिफ्ट के बाद कैसे आतंकी भी इस गोल्ड की लूट में शामिल हो गए हैं, इसे भी देखिएगा। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। सत्ता में बाबा केदार के भक्तों के लिए भी एक शुभ समाचार है। केदारनाथ यात्रा पहले से थोड़ी छोटी और आसान हो सकती है, और ये होगा एक नए रास्ते के जरिए। केदारनाथ धाम जाने का जो नया रास्ता मिला है वो कहां से जाता है और कितना छोटा है, इस पर भी सत्ता की कुंजी खोलेंगे। एक चौंकाने वाली खबर अयोध्या से भी है, जहां राम पथ से 50 लाख रुपए की चोरी होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में कैसे अयोध्या के कमिश्नर ने करप्शन वाली थ्योरी दी है, इस पर भी सियासी कलेश मचा है। फिर सत्ता में आपकी सेहत से जुड़ा एक चिंताजनक नोटिफिकेशन है। क्या आप भी माइक्रोप्लास्टिक वाला नमक और चीनी खा रहे हैं? इस पर एक नई रिसर्च सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाला दावा किया गया है। इसका सच जानने के लिए आज हमने कई हेल्थ एक्सपर्ट से बात भी की है। और आज सत्ता में एक सियासी कलेश वाली कुंजी पीएम मोदी वाली कॉलर ट्यून पर भी है, जिस पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने सवाल उठाए हैं। पूरी खबर क्या है और कांग्रेस नेता को पीएम मोदी की तिरंगे वाली कॉलर ट्यून पर एतराज क्यों है, ये भी देखिएगा सत्ता में। लेकिन आज सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो जम्मू कश्मीर के जंगलों से आया है। इसमें कितनी गोलियां चल रही हैं ये गिनना मुश्किल है, लेकिन इतना जान लीजिए कि फायरिंग भयंकर हुई है। यह आतंकवाद के खिलाफ सेना के ऑपरेशन की वो तस्वीर है जिसमें आतंकियों को छलनी करने की विधि है। यह भारतीय सेना के एक्शन का सबसे बड़ा और धमाकेदार सबूत है। आप पहले 60 सेकंड का ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको इसके पीछे की पूरी कहानी भी बताएंगे। आइए एक बार फिर वापस रुख करते हैं हम सत्ता की उस खबर का जो हम आपको इससे पहले दिखा रहे थे। हमने आपको वीडियो दिखाया, लेकिन ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के डोडा से आया है, जहां जंगल के इस क्षेत्र में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। वैसे तो इस वीडियो में सिर्फ जंगल आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें लगातार भयंकर फायरिंग की आवाज है। इतनी गोलियां बरस रही हैं कि जो भी इसकी रेंज में आएगा वो खत्म हो जाएगा। ये गोली सुरक्षा बलों की तरफ से चलाई जा रही है। बीच बीच में जंगल में छिपे आतंकी भी फायरिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी की तस्वीर आतंक के खिलाफ भारत के एक ऑल आउट अभियान का सबूत है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है।
बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय सेना के खौफ के कारण आतंकी अपना सामान भी छोड़कर भाग गए। एक M4 राइफल सहित बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक सेना और आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ वाली जगह से खून से लथपथ 4 बैग बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि यह एनकाउंटर कल शुरू हुआ था। पटनी टॉप से सटे जंगल में सेना ने इसका नाम ऑपरेशन अस्सर रखा है। इस दौरान भारतीय सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। शहीद कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल्स में सिग्नल अधिकारी के पद पर तैनात थे। वो क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व कर रहे थे जो डोडा के अस्सर में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। आपको डोडा में एनकाउंटर की वो रिपोर्टर रील भी दिखाते हैं जो ग्राउंड जीरो से तैयार की गई है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन असर लगातार जारी है। कल देर रात सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि इन्हीं घने जंगल के अंदर आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी इस घने जंगल के अंदर छुपे हुए थे। वहीं इसी बीच जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ है वो शुरू हो जाती है और इस सुरक्षा बलों को आज सुबह एक M4 राइफल रिकवर होती है, तो उसी के साथ 3 ब्लैक जो बैग हैं वो भी रिकवर किए जाते हैं। लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर इस वक्त भी चल रहा है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में भारतीय सेना का एक कैप्टन रैंक का ऑफिसर जो है वो शहीद हुआ है, तो वहीं एक आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने ढेर किया है। माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी इसी इलाके में घने जंगलों में छुपे हुए थे और उसी बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और एक आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की तरफ से ढेर किया गया है। से 3 आतंकी जो हैं वो अभी भी इलाके में ट्रैप हैं और लगातार जो एक्सचेंज ऑफ फायर है आतंकियों के साथ वो हो रही है। कोशिश भारतीय सेना की ये है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाए, जितने भी छुपे हुए आतंकी हैं उनको ढेर किया जाए। सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में आज से 6 दिन पहले 8 अगस्त को गोल्डन भाला फेंककर पाकिस्तान को अभूतपूर्व सम्मान दिया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को ऐसे सम्मान, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे पदक और ऐसी सफलता की आदत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने नदीम के गोल्ड मेडल का तमाशा बनाकर रख दिया है। नदीम ने तो पेरिस ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना लगाया था, लेकिन अब पाकिस्तान में नदीम के गोल्ड पर आतंकी भी निशाना लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नदीम के गोल्ड मेडल के आसपास अब आतंकी भिन-भिना रहे हैं। इसका वीडियो सबूत आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। लश्कर तैयबा के आतंकी का अचूक निशाना भी आपको दिखाएंगे और नदीम के मेडल को कैसे प्रोपेगेंडा का सामान बनाया जा रहा है ये भी बताएंगे। आश्चर्य होता है जो आतंकी सुबह से शाम तक AK-47 से बेकसूरों का खून बहाने का षड्यंत्र रचते हैं। वो पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम की सफलता का क्रेडिट लूटने के चक्कर में हैं। अपने आका के निर्देश पर गोली चलाने वाले आतंकी ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट को गुरु ज्ञान दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं अरशद नदीम के साथ बैठा ये शख्स कौन है? इसका नाम है हारिस डार। यह लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी है। इसे मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। लश्कर तैयबा के आतंकी ने पंजाब प्रांत के मियां चन्नू में नदीम के घर जाकर उससे मुलाकात की। इस तस्वीर को देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह हिमाकत सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश में ही संभव है, जहां कोई आतंकी खुलेआम एक खिलाड़ी के घर जाता है, उसके साथ फोटो शूट करवाता है, अपना वीडियो बनवाता है और उसकी तारीफ करते करते अपना एजेंडा चलाने लगता है, फिर इसी वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में दुष्प्रचार करता है।
क्या पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना को एक आतंकी के इस दुस्साहस की तस्वीर नहीं दिख रही है? सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम ये बता दें कि हम पाकिस्तानी आतंकवादी के इस दुष्प्रचार का माध्यम नहीं बनेंगे। हम इस मोस्ट वांटेड आतंकी की नफरत को अपना मंच नहीं देंगे, लेकिन इसकी साजिश को आपके सामने जरूर रखेंगे। अब आपको बताते हैं हाफिज डार है कौन और आतंकवाद से उसका किस तरह से संबंध है। हाफिज डार लश्कर तैयबा के सक्रिय रूप से काम कर चुका है। वर्ष 2016 में लश्कर के आतंकी कैंप में उसने ट्रेनिंग भी ली थी। लश्कर की स्टूडेंट विंग अल मोहम्मदिया में भी वो रह चुका है। हारिस डार हाफिज सईद की पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग का जॉइंट सेक्रेटरी है। इस पार्टी को आतंकी हाफिज सईद ने 2017 में गठित किया था। साल 2018 में चुनाव भी लड़ा था। साल 2018 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने MML के साथ आतंकियों को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। इसमें डार का नाम भी शामिल था। अब पाकिस्तान के उन 4 चेहरों को भी देखिए जो अरशद नदीम की गोल्ड वाली सफलता को किसी विज्ञापन के ब्लैंक चेक की तरह कैश कराने में जुटे हुए हैं। श्रेय लेने वाले लश्कर आतंकी तो आपने देख लिया, उसे हमने आपका परिचय भी करवा दिया। अब और लोगों से भी मिल लीजिए। इस लिस्ट में पाकिस्तान की सत्ता के बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। ये पाकिस्तान के बड़े कारोबारी हैं। नाम है शहजाद अकील। जैसे ही इनको अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने की खबर मिली, ये उनसे मिलने उनके गांव पहुंच गए। अपने साथ इनाम की कुछ राशि भी ले गए, वो भी कैश। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। कैमरे के सामने उन्होंने अरशद नदीम को कैश दिया और कहा कि नदीम ने वाकई तीर मारा है। हालांकि अपमान वाला तीर तो पाकिस्तान के शहजाद अकील भी मारते नजर आ रहे हैं, वो भी इस तरह कैश देकर। एक और वीडियो देखिए। पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज खुद अरशद नदीम के गांव पहुंची। कहा जाता है कि अरशद नदीम के गांव तक आज भी अच्छी सड़क नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब गोल्डन सफलता के बाद मुख्यमंत्री खुद उनके गांव में हवाई मार्ग से पहुंची। न सिर्फ पहुंची बल्कि अरशद नदीम को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम को एक विशेष गाड़ी भी गिफ्ट में दी गई। मरियम नवाज ने अरशद को होंडा सिविक कार सौंपी है, जिसका स्पेशल रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इस कार का नंबर है PAK 92.97। ये नंबर अरशद के रिकॉर्ड बनाने वाले थ्रो से मैच करते हुए रजिस्टर किया गया है। आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के शानदार थ्रो के साथ गोल्ड पर निशाना लगाया था। आप सुनिए मरियम नवाज ने अरशद नदीम को लेकर क्या कहा था। और अब आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े श्रेय पुरुष से मिलवाना चाहते हैं। नाम है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये वीडियो 8 अगस्त का है, वो तारीख जब अरशद ने गोल्ड जीता था। इधर पेरिस में अरशद ने गोल्ड जीता और बिना वक्त गंवाए पाकिस्तान में टीवी पर मैच देख रहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को क्रेडिट मिला। गोल्ड पर भाला लगते ही PM शहबाज शरीफ के आसपास मौजूद चाटुकार ये कहने लगे कि ये सब आपके विजन की वजह से हुआ है। सफलता के आसपास लोग कैसे भिनभिनाने लगते हैं, ये आपने देख लिया। वैसे किसी के सफल होने पर उसे बधाई देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सत्ता पर बैठे लोगों के संदर्भ में ये बधाई तब जायज लगती है जब उन्होंने संघर्ष के दिनों में खिलाड़ी का साथ दिया हो। अरशद नदीम बहुत संघर्षों के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल तक पहुंचे। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम के पिता एक राजमिस्त्री हैं। मियां चन्नू गांव में रहने वाले अरशद नदीम को एक वक्त में उनके गांव वालों ने चंदा और पैसा जोड़कर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस अरशद ने कल ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर अपना भाला फेंका था, वो ओलंपिक शुरू होने से 4 महीने पहले तक नए भाले के लिए ही संघर्ष करते रहे। 4 महीने पहले तक अरशद टूटे हुए भाले से ट्रेनिंग करते थे। तब वो अपने 8 साल पुराने भाले से ही अभ्यास कर रहे थे और उस वक्त उनकी ये परेशानी सुनकर खुद नीरज चोपड़ा ने अरशद की मदद की अपील की थी। और अरशद नदीम पाकिस्तान के उन एथलीट्स में भी हैं जिनके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में स्पॉन्सर एथलीट्स को नहीं, आतंकियों को मिलते हैं। एक ऐसे शुभ समाचार की बात करेंगे जिसे सुनकर केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले बाबा केदार के सभी भक्त बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जो लोग पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम जा चुके हैं, वो ये जानते हैं कि केदार यात्रा कितनी मुश्किल होती है और कितनी विकट परिस्थितियों से गुजरने के बाद वो बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन अब आपकी ये यात्रा आने वाले वक्त में आसान हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में बाबा केदार के दर्शन के लिए पुराने रास्ते से अलग एक नया रास्ता ढूंढा गया है।
जिसमें अब बाबा केदार के भक्तों का वक्त भी कम लगेगा और थकान भी कम होगी। और बड़ी बात यह है कि अब केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड जाने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। शुभ समाचार यह है कि केदार धाम जाने का यह नया रास्ता छोटा भी होगा और चढ़ाई भी कम होगी। और इस नए रास्ते पर लैंडस्लाइड का खतरा भी ना के बराबर है, इसीलिए बारिश में भी यात्रा यहां जारी रह सकती है, जो कि अभी भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई बार रोक दी जाती है। लेकिन अब हम आपको ये समझाते हैं कि पुराने और नए रास्ते में दरअसल फर्क क्या है और ये कहां से होकर गुजरेगा। तो जैसे अभी वर्तमान रास्ता सोनप्रयाग और गौरीकुंड से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाता है, जिसकी पूरी दूरी करीब 21 किलोमीटर है। लेकिन जो नया रास्ता है जिस पर विचार किया जा रहा है वो गुप्त काशी और काली मठ से चौमासी गांव तक जाएगा और वहां से केदारनाथ जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी दूरी 19 किलोमीटर होगी, यानी रास्ता अभी की तुलना में 2 किलोमीटर छोटा होगा। दरअसल अभी बारिश के दिनों में पहाड़ टूटने और मलबा आने की वजह से यात्रा कई बार रोकी जाती है। ऐसे में मंथन इस बात पर है कि वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाएं। इसे लेकर कई रास्ते खोजे गए, जिनमें चौमासी गांव वाला रास्ता अभी तक सबसे बेहतर बताया जा रहा है। अब हम आपको सत्ता में केदारनाथ जाने वाले नए रास्ते की 7 तस्वीरें और उसकी खास बात भी बता देते हैं। पहली बात, ये नया रास्ता पहले से छोटा है और अभी के रास्ते की तुलना में आसान भी है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, अभी जो रास्ता है वो 21 किलोमीटर है, लेकिन नया रास्ता 2 किलोमीटर छोटा हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार केदारनाथ धाम के इस नए रास्ते में लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घास के मैदान ज्यादा हैं और चढ़ाई भी कम है, इसीलिए इस पर आसानी से श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। नया केदारनाथ सेंचुरी डिवीजन में आता है, इसीलिए यहाँ कोई बड़ा निर्माण भी नहीं किया जा सकेगा। आपातकालीन जैसी किसी भी स्थिति में यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवाएं भी चालू रहेंगी और नए रास्ते पर ज्यादा पहाड़ी नाले मौजूद नहीं हैं, इसीलिए भूस्खलन होने की आशंका भी कम है। यानी आने वाले वक्त में आपको केदारनाथ जाने के लिए नया रास्ता भी मिल सकता है, जो अभी के मुकाबले कम मुश्किल होगा। इसकी शुरुआत गुप्त काशी से होगी। गुप्त काशी से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर इस यात्रा का पहला पड़ाव काली मठ होगा। इसके बाद काली मठ से करीब 10 किलोमीटर दूर चौमासी गांव आएगा और इसी चौमासी गांव से केदारनाथ धाम की दूरी 19 किलोमीटर के करीब है। चौमासी गांव से अगर केदार भक्त अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे तो अगले 7 से 8 घंटे में वो केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। इस नए रास्ते पर हम आपको एक रील भी आइए दिखाते हैं। चौमासी से रास्ता एक जाता है, कालीमठ चौमासी से होते हुए लिंचोली तक जाता है। उसके लिए बात हुई थी कि क्या उस रास्ते को ठीक किया जा सकता है, कि उस रास्ते से जब आपदा आई थी तो हम लोगों ने लगभग 500 लोगों को निकाला गया था उसी रास्ते से। और रास्ता थोड़ा सा टफ है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं, और चलने में दिक्कत होती है। आदमी अगर फिट नहीं है तो फिर चलने में समस्या हो सकती है। रास्ता ऐसा है जो चौमासी से होते हुए केदारनाथ जी तक जा सकता है, लिंचोली बिना गए ऊपर से। उसकी फिजिबिलिटी के लिए एक टीम भेजी गई थी। टीम ने रास्ता देख लिया है, टीम की रिपोर्ट अभी आ रही है, तो अब रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि वो जो रिपोर्ट दी गई है वो फिजिबल है कि नहीं है। अगर फिजिबल पाया जाए तो कार्रवाई करने के लिए सक्षम स्तर से विचार होगा। वो रास्ता हमेशा, चाहे 2013 की आपदा हो तब भी चौमासी के मार्ग ने लोगों की जानें बचाई, और उसको तत्काल जो है मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाना चाहिए। रामबाड़ा से केदारनाथ का पैदल मार्ग जो है तुरंत प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। वैसे अगर चौमासी गांव और केदारनाथ धाम वाला ये नया रास्ता शुरू हो जाता है तो बाबा केदारनाथ के द्वार जाने वाला ये तीसरा रास्ता हो सकता है। आपको ये याद होगा कि जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, जब कितनी बड़ी तबाही हुई थी। इसी में केदारनाथ घाटी में 14 किलोमीटर लंबा वो रास्ता बर्बाद हो गया था, जिससे पहले भक्त मंदिर तक जाते थे। इस तबाही के बाद दूसरा रास्ता तैयार किया गया, जिसकी दूरी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 21 किलोमीटर है।
यही अभी वर्तमान रास्ता है जिसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ये रास्ता 2 किलोमीटर कम हो सकता है, जो बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए एक बहुत शुभ समाचार है। सत्ता में अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें अभी ये तय होना बाकी है कि चोरी हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है। ये मामला है अयोध्या के उस राम पथ का जिस पर चलकर श्री राम मंदिर पहुंचा जाता है। इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या को सजाया गया। इस क्रम में राम मंदिर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क, जिसका नाम रामपथ है, उसे भी सजाया गया था। आधुनिक और डेकोरेटिव लाइट्स लगाई गई थी। अब दावा यह है कि इन डेकोरेटिव लाइट्स की चोरी हो गई है। इन लाइट को दिन दहाड़े उड़ाकर ले गए हैं चोर, और पुलिस प्रशासन किसी को इसका पता नहीं चला। हालांकि प्रशासन को चोरी वाली इस कहानी पर थोड़ा शक है। वो इसे भ्रष्टाचार के मामले की तरह भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चोरी है या भ्रष्टाचार, इसका सच सामने आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस खबर पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर सत्ता के न्यूज मित्र ये समझ पाएंगे कि चोरों और भ्रष्टाचारियों से भगवान राम की नगरी भी नहीं बच पा रही है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर जाने के लिए करीब 13 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है, जिसका नाम है रामपथ। करीब 10 महीने में इस रामपथ का निर्माण किया गया है। इसी पथ पर फसाड लाइटिंग, म्यूरल पेंटिंग, विंटेज सोलर लैंप समेत कई तरह की डेकोरेटिव लाइट्स लगाई गई हैं, जिसमें 6,400 बैम्बू लाइट्स और 96 गोबो प्रोजेक्टर थे। आरोप है कि इसी रामपथ से पिछले दिनों 3,800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो गई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की यह घटना 2 महीने पहले मई में हुई और 9 अगस्त को यानी 5 दिन पहले इसकी शिकायत और एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में दावा यह किया गया है कि 19 मार्च तक सभी लाइट्स लग गई थी, लेकिन 9 मई को निरीक्षण के बाद यह पता चला कि कुछ लाइट्स गायब हैं, और जब पूरे रामपथ पर गिनती हुई तो यह संख्या 3,800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स की थी। वैसे तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा है कि रामपथ से लाइट गायब होने का सवाल ही नहीं है। इन पदों पर आवागमन हमेशा रहता है। ऐसे में इन पथों से हजारों की संख्या में लाइट गायब हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। उन्हें लाइट्स लगाने वाली कंपनी पर भ्रष्टाचार का शक है। देखिए, रामपथ पे कोई लाइट्स गायब नहीं हुई है। कुछ ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाई गई थी और कॉन्ट्रैक्टर का ये एलिगेशन है कि हमारी लाइट्स चोरी हो गई है। और प्राधिकरण का मानना है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि वो संभवतः अपने बचाव में इस तरह की बात बोल रहा है। ये जांच का विषय है। कुछ हो सकता है क्षतिग्रस्त हुई हों, कुछ बंदरों की वजह से क्षतिग्रस्त हुई हों, उसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। परंतु वो जो संख्या वो बता रहा है, ये संभव नहीं है कि चोरी हुई हो। तो वो जांच कर रहे हैं, और अगर उसके द्वारा अगर गलत इस तरह की बात कही जा रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है और अयोध्या भी अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष ने बार बार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले सरकार पर बिना उचित मुआवजे के अयोध्या में जमीन अधिग्रहण का आरोप लगा। फिर बारिश शुरू होने पर 13 किलोमीटर की इस सड़क पर 13 बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में 30 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और अब रामपथ से 50 लाख रुपए की लाइट चोरी होने का मामला दर्ज हुआ है। इस नए मामले के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर तीखा हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि अयोध्या में चोरों ने कानून व्यवस्था की बत्ती गुल कर दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी रामपथ और भक्ति पथ के नाम पर 2014 से जनता के वोटों को लूट रही है। ऐसे में रामपथ और भक्ति पथ से लाइटें चोरी होना कौन सी बड़ी बात है। कि रामपथ से ये बिजली की चोरी हो गई है, ये गंभीर मामला है लाइट का, और इसको गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है। और ये और भी गंभीर हो जाता है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी अयोध्या में प्रवास कर रहे हों, और कौन से चोर इतने बलशाली हो गए कि चोरी कर लिया है। की लाइटें चोरी हो गई हैं अयोध्या में। किसका, राज्य सरकार किसकी है मुझे याद नहीं आ रहा। वो आप जानते हैं, तो उनसे पूछिए। अयोध्या में
हाँ, तो अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में ही है ना अयोध्या, वहाँ राज्य सरकार किस पार्टी की है? जो लोग इसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं उनको तो पहले स्वयं से अपने आप में जवाब देना होगा कि अयोध्या को किस बदहाली में उन्होंने रखा था। आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, अवधेश प्रसाद सवाल उठा रहे हैं, इस अयोध्या को इस बदहाली में रखा था कि इन लाइटों की कल्पना तक नहीं थी। चर्चा करने का समाजवादी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं। सत्ता में अब आपकी सेहत से जुड़ी एक चिंताजनक खबर। हमारे सभी न्यूज मित्र अपने घर में रोज खाने पीने में नमक और चीनी का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि जो नमक और चीनी आप खा रहे हैं वो पूरी तरह शुद्ध है? शायद आपको हमारे ये सवाल थोड़े हैरान करें, लेकिन कहीं आपके नमक में माइक्रो प्लास्टिक तो नहीं है? या फिर जो चीनी आप इस्तेमाल करते हैं कहीं उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक तो नहीं मिला हुआ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इस नमक और चीनी को लेकर एक रिसर्च की गई है जिसमें बहुत चौंकाने वाला दावा किया गया है। ये स्टडी दिल्ली के पर्यावरण अनुसंधान संगठन टॉक्सिक लिंक ने की है और संगठन का दावा है कि देश के लगभग सारे नमक और चीनी के ब्रांड में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। टॉक्सिक लिंक के अनुसार नमक और चीनी के लगभग सभी नमूनों में अलग अलग तरह के माइक्रो प्लास्टिक शामिल थे, जैसे कि फाइबर, पेलेट्स, फिल्म्स और फ्रैगमेंट्स। और इन माइक्रोप्लास्टिक का आकार 0.1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के बीच पाया गया। सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा आयोडीन युक्त नमक में पाई गई, जो मल्टी कलर के पतले फाइबर और फिल्म्स के रूप में थे। रिसर्च के लिए 10 तरह के नमक पर रिसर्च की गई और दुकान और ऑनलाइन दोनों जगह से 5 अलग अलग प्रकार की चीनी खरीदकर भी जांच की गई और सब में माइक्रोप्लास्टिक मिला। रिपोर्ट के अनुसार नमक के नमूनों में प्रति किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 6.71 से 8.9.15 टुकड़े तक पाई गई, यानी 1 किलोग्राम नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े तक मिले। 1 किलो चीनी में कम से कम 12 और अधिकतम 68 टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक के पाए गए। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में एक ये भी सवाल होगा कि ये माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है, तो इस पर भी सत्ता की कुंजी आइए खोल देते हैं। दरअसल 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है और ये माइक्रोप्लास्टिक सेहत के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक माने जाते हैं और ये खाना, पानी और हवा के जरिए किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक किसी को बीमार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार बना सकते हैं। कैसे शरीर के ऊपर इसका असर होता है ये भी समझ लीजिए। शरीर में जाने के बाद ये माइक्रोप्लास्टिक ब्लड सेल्स के बाहरी हिस्से से चिपक जाते हैं। इससे शरीर के टिश्यू में ऑक्सीजन कम होने लगता है और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन फ्लो बॉडी में खराब होता जाता है। ये माइक्रोप्लास्टिक इम्यून सिस्टम पर भी नकारात्मक असर डालता है और इसकी वजह से शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये माइक्रोप्लास्टिक गर्भवती महिलाओं के साथ बच्चों के लिए और भी ज्यादा हानिकारक होता है और इससे फेफड़े, दिल, दिमाग और पाचन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आपको हम इससे जुड़ी तमाम जानकारी देंगे क्योंकि दरअसल हम अपने खाने में कितना नमक और कितनी चीनी इस्तेमाल करते हैं ये आमतौर पर आप जानते हैं और ये सब यानी तमाम ब्रांड्स में माइक्रोप्लास्टिक्स का पाया जाना एक चिंता की बड़ी वजह है। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।